अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूं कि आप सभी अच्छे से होंगे। आफ्टर ए वेरी लॉन्ग गैप टुडे वी विल स्टार्ट द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन एंड द स्ट्रक्चर्स व्हिच आर इन्वॉल्वड इन द प्रोसेस ऑफ द रेस्पिरेशन इन ह्यूमन बींग्स। तो जैसा कि आप जानते हो कि जो प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन है ये एक कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है। इसमें एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है बिटवीन द ऑर्गेनिज्म विद इट्स सराउंडिंग्स, ठीक है, जिसमें इन्वॉल्वमेंट ऑफ द ब्रीदिंग होता है। उसके बाद ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द गैसेस टू सम इंटरनल स्ट्रक्चर्स ऑफ द रेस्पिरेटरी सिस्टम, एंड उसके बाद एक्सचेंज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन in the main alveolar regions, and उसके बाद transportation of the gases with the help of the blood, then utilization of the oxygen, so on and so forth. बट जो ये मैकेनिज्म है रेस्पिरेशन का, मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन को डिस्कस करने से पहले वी शुड हैव ए थॉरो डिस्कशन और द रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर्स और द रेस्पिरेटरी सिस्टम ऑफ द ह्यूमन बींग्स, सो दैट वी विल अंडरस्टैंड वेल द स्ट्रक्चर्स एंड देयर फंक्शनल पर्सपेक्टिव इन द डिफरेंट स्टेप्स ऑफ द होल प्रोसेस ऑफ द रेस्पिरेशन। तो आज के इस टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। जो ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम है, जहाँ पे मेन रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर्स लंग्स होते हैं, तो हमारे अंदर पल्मोनरी रेस्पिरेशन होता है। इट इज़ नॉट नेसेसरी फॉर एवरी ऑर्गेनिज्म दैट इट विल कंडक्ट इट्स प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन बाय ओनली मीन्स ऑफ दिस लंग्स। कई सारे ऑर्गेनिजम्स हैं जिनमें गिल रेस्पिरेशन होता है, कई सारे ऑर्गेनिजम्स हैं जिनमें बुकोफेरेंजियल रेस्पिरेशन होता है, कई सारे ऑर्गेनिजम्स हैं जिनके अंदर बुक लंग्स के जरिए से रेस्पिरेशन होती है, कईयों के अंदर टिनिडियल रेस्पिरेशन होती है। जो छोटे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनको हमने इनवर्टिब्रेट ज़ूलॉजी में डिस्कस किया हुआ है, उनके अंदर प्लाज्मा लेमा जो होती है, जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं जैसे एम्यूबा, तो प्लाज्मा लेमा को यूटिलाइज किया जाता है एज ए रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर। और कई सारे ऑर्गेनिजम्स ऐसे हैं जैसे पोरिफेरंस के बारे में जब हमने डिस्कस किया तो वहाँ पे जो जनरल बॉडी होती है, तो जनरल बॉडी सरफेस ही एज ए रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर यूटिलाइज किया जाता है बाय सच ऑर्गेनिजम्स। लेकिन आज के इस टॉपिक में हम डिस्कस कर रहे हैं द रेस्पिरेटरी सिस्टम ऑफ ह्यूमन बींग्स। तो ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम में जितने भी डिफरेंट स्ट्रक्चर्स इन्वॉल्व हैं उनको हम थारोली डिस्कस करेंगे। उसके बाद जो मैकेनिज्म ऑपरेट होता है बाय दीज रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर्स टू कंडक्ट होल प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन, तो फिर हम उस मैकेनिज्म को डिस्क्राइब करेंगे। तो जो ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है ये हमारे नॉस्ट्रल्स से स्टार्ट होता है। जो मेन रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है ह्यूमन्स के अंदर, तो वो हमारे नॉस्ट्रल्स से स्टार्ट होता है एंड इट इज़ कंक्लूडेड एट द एल्वियोलर रीजन ऑफ आवर लंग्स। ठीक है, ये हमारे लंग्स है और दीज आर एल्वियोलर रीजन्स। तो लेट अस डिस्कस द स्ट्रक्चरल एस्पेक्ट ऑफ द होल रेस्पिरेटरी सिस्टम ऑफ ह्यूमन बींग्स। तो यहाँ पे जो मैंने पहली डायग्राम यहाँ पे बनाई हुई है, तो यहाँ पे आई विल ट्राई दैट आई विल मेक यू अंडरस्टैंड द प्राइमरी रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर्स इन ह्यूमन बींग्स। तो जो ह्यूमन बींग्स के अंदर प्राइमरी रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर्स होते हैं, ठीक है, तो जो ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है ये स्टार्ट होता है फ्रॉम द नॉस्ट्रल्स। द फर्स्ट रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर इन द ह्यूमन बींग्स इज नॉस्ट्रल। ठीक है, द फर्स्ट स्ट्रक्चर इन ह्यूमन बींग्स इज नॉस्ट्रल। ठीक है, तो जो नॉस्ट्रल्स के अंदर जो कैविटीज सी होती है, जो नेजल पैसेज होती है, ठीक है, जिनको हम इंटरनल नैरेज कहते हैं, तो वो इन्वॉल्व रहते हैं टू कंडक्ट द फर्स्ट रेस्पिरेटरी प्रोसेस। हाउ दैट इज बीइंग कंडक्टेड वो एक डिफरेंट टॉपिक है, वो डिस्कस किया जाएगा आने वाले लेक्चर्स में से। तो इन नॉस्ट्रल्स के अंदर जो कैविटीज होती है, सच कैविटीज आर कॉल्ड एज नेजल कैविटीज, एंड आवर टू नॉस्ट्रल्स आर सेपरेटेड विद वन अनदर विद द हेल्प ऑफ नेजल सेप्टम। जो नेजल सेप्टम होता है बीच में, ये दो नॉस्ट्रल्स को एक दूसरे के साथ एक्सटर्नली आइसोलेट करता है। ठीक है, और उसके बाद जब हम नॉस्ट्रल्स के थोड़ा अंदर जाते हैं, फर्स्ट लेट मी राइट डाउन हियर, these are here, this is the nasal passage, this is your nasal passage. I will discuss every minor as well as major structure of our respiratory system. ठीक है, तो जो यहाँ नेजल पैसेज होती है, तो यहाँ पे जो ये चैम्बर होता है, ठीक है, हमारे नॉस्ट्रल्स के अंदर जो पैसेज होती है दैट एक्चुअली फॉर्म्स अ चैम्बर लाइक स्ट्रक्चर, what is known as nasal chamber. Nasal chamber. तो जो नॉस्ट्रल्स के अंदर पैसेज है दैट इज नेजल पैसेज, which ultimately forms a chamber like structure, what is known as a nasal chamber.
उसके बाद जो हमारा माउथ होता है, डाइजेस्टिव सिस्टम में हमने ओरल कैविटी को डिस्कस किया हुआ था, तो जिसमें हमने देखा था दैट जो इसका अपर वाला साइड है दैट कंसिस्ट्स ऑफ द हार्ड पैलेट और ओरल कैविटी कंसिस्ट्स ऑफ हार्ड पैलेट, जो यहाँ इस डायग्राम पे हम ऐसे दिखा सकते हैं, एंड इट इज लोअर साइड, द लोअर साइड ऑफ ओरल कैविटी दैट इज सॉफ्ट पैलेट। वी नीड नॉट टू राइट डाउन दैट हियर। एंड यहाँ पे जो हमारा माउथ होता है दैट इज आल्सो involved in the process of respiration. It is not always mandatory that you will conduct the process of the breathing only through the involvement of the nasal chambers or the nostrils. जब आप कहीं दौड़ते हो, भागते हो, जब आपके नेजल पैसेजेस जो होते हैं, जब उनमें कंजेशन कभी होती है, तो आप अपने माउथ को भी, ओरल कैविटी को इस्तेमाल करते हो टू कंडक्ट द प्रोसेस ऑफ द ब्रीदिंग। ठीक है, तो जो ओरल कैविटी है दैट इज आल्सो इन्वॉल्वड फॉर द प्रोसेस ऑफ द रेस्पिरेशन और फॉर द प्रोसेस ऑफ ब्रीदिंग। ठीक है, और जैसे ही हम ओरल कैविटी के थोड़ा अंदर जाते हैं और जो नेजल चैम्बर्स होते हैं या जो नेजल पैसेज होती है, तो ये दोनों आपस में फ्यूज़ हो जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये ओरल कैविटी के बाद हमने फेरिंक्स डिस्कस किया हुआ था। ठीक है, तो ये जो नेजल पैसेजेस हैं, बोथ नेजल पैसेजेस देन दे गेट इंटरनली फ्यूज्ड विद वन अनदर टू फॉर्म ए कॉमन नेजल पैसेज देन। तो ये जो नेजल पैसेज होती है, ठीक है, ये जो इंटरनल नॉस्ट्रिल्स होते हैं वो भी फ्यूज़ हो जाते हैं इन आवर फेरिंक्स। ठीक है, तो फेरिंक्स का जो लोअर वाला रीजन होता है दैट इज मेंट फॉर द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ बोथ फूड आइटम्स एज वेल एज द रेस्पिरेटरी गैसेस। ठीक है, तो जहाँ पर ये दोनों रीजन्स आपस में फ्यूज हो जाते हैं, ठीक है, तो वो वाला रीजन कौन सा होता है फेरिंक्स का, that is called the nasopharynx. As you know that the pharynx consists of different parts, that is nasopharynx, oropharynx और the laryngopharynx। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ जो pharynx होता है it provides the passage to both air as well as food. However, pharynx is divided into these three regions like nasopharynx, oropharynx and the laryngopharynx. But this laryngopharynx is involved with the transportation of both food as well as air. तो यहाँ पे ये जो फेरिंक्स का रीजन है दिस इज लैरिंजियोफैरिंक्स। ओके, तो यहाँ पे लैरिंजियोफैरिंक्स, ठीक है, तो इसके ऊपर कौन सा रीजन था, नेसोफैरिंक्स। नेसोफैरिंक्स, यू ऑलरेडी नो दैट ये जो नेसोफैरिंक्स होता है कि यहाँ पे इंटरनल जो नेरियस होते हैं वो ओपन हो जाते हैं। ठीक है, इसके ऊपर से जो रीजन होता है दैट इज कॉल्ड ओरोफैरिंक्स। ओरोफैरिंक्स, अब देखो यहाँ पे जो अब एयर होगा, इस एयर को ट्रांसपोर्ट करना होगा थ्रू द विंड पाइप। दिस इज द विंड पाइप। ठीक है, दिस इज द विंड पाइप और दिस इज द लैरिंक्स। तो लैरिंक्स के ऊपर ये जो रीजन होता है जहाँ पे ये दो आपस में फ्यूज हो जाते हैं, दिस इज द विंड पाइप हियर, दिस इज विंड पाइप हियर एंड हियर दिस वन इज फूड पाइप। दिस इज विंड पाइप एंड दिस इज फूड पाइप, एंड बोथ these pipes will get fused here. At the region where they get fused here, you will find the lid-like structure what is known as epiglottis. Epiglottis, हमने already इसको डिस्कस किया हुआ है इन द डाइजेस्टिव सिस्टम कि एपिग्लोटिस का काम क्या होता है। जैसे हम इंस्पिरेशन करते हैं और इंस्पिरेशन के साथ साथ कभी फूड आइटम इनकलकेट करते हैं इनटू द इसोफेगस, तो उस टाइम में टू स्टॉप द इनकलकेशन ऑफ द फूड आइटम इनटू द लैरिंक्स और इनटू द फूड पाइप, देयर कम्स द रोल ऑफ द एपिग्लोटिस। तो ये ढक लेता है उस टाइम में आपकी विंड पाइप को, सो दैट ये जो फूड आइटम यहाँ से आया उस फूड आइटम में कोई चीज़ यहाँ ना जाए आपकी विंड पाइप में। ये काम परफॉर्म कर लेता है आपका ये जो एपिग्लोटिस होता है। ठीक है, अब थोड़ा यहाँ पे ऊपर जाते हैं, जो आपके नेजल चेम्बर्स होते हैं। ठीक है, नेजल चेम्बर्स के अगर हम थोड़ा ऊपर जाते हैं तो वहाँ पे आपको जो है एक साइनस ऑब्जर्व होगा। यू विल फाइंड ए साइनस at the frontal side, what is known as frontal sinus. Frontal sinus, ठीक है। और अगर हम
इसके पीछे थोड़ा जाते हैं, ठीक है, एंड इसके लोअर रीजन में थोड़ा जाते हैं, एंड यू विल फाइंड अनदर साइनस जस्ट टुवर्ड्स द बैक साइड ऑफ द रीजन, एंड दैट वेरी साइनस इज कॉल्ड एज स्फिनोइडल साइनस। स्फिनोइड बोन के ऊपर जो होता है, हेयर दिस साइनस इज कॉल्ड एज स्फिनोइडल साइनस, isn't it? तो आगे वाला आपने जो साइनस देखा दैट इज कॉल्ड एज द फ्रंटल साइनस, जो उसके पीछे बिल्कुल पीछे आपने देखा, एंड दैट वेरी साइनस इज कॉल्ड एज स्फिनोइडल साइनस। एंड बिसाइड्स दैट जो नेजल चेम्बर्स होते हैं, नेजल चेम्बर के जैसे ही हम अंदर जाते हैं तो नेजल चेम्बर्स में थोड़ी बहुत अंडुलेशंस हो जाती है, राइट टू अंडरस्टैंड। जब हम नेजल पैसेज के अंदर जाएंगे तो ये नेजल पैसेज बिल्कुल स्मूथ नहीं होगी, तो इस नेजल पैसेज के इंटीरियर साइड में हम जब देखते हैं तो कहीं पे कुछ अंडुलेशंस सी होती है, not the smooth but undulations like this. Why undulations are there? In order to increase the overall surface area. Dimensionally जो इजाफा होता है, जो एरिया होता है आपकी नेजल पैसेज का, वो इंक्रीज हो जाता है। तो जो रीजन आपके नेजल पैसेज के इंटीरियर साइड में जो अंडुलेटेड होता है, जिसकी वजह से आपकी नेजल पैसेज का सरफेस एरिया इंक्रीज होता है, ठीक है, तो उस स्पेशल रीजन या उन स्पेशल रीजन्स को हम नेजल कॉन्के कहते हैं, ठीक है। तो वी हैव डिफरेंट नेजल कॉन्के। The first one is called as inferior nasal concha, that we can found here to lower side में 1, 2 and 3. We have 3 special nasal concha. The lower one is called as inferior nasal concha. I don't have space here, so I have write down here INC. जो इसके अपोजिट में ऊपर वाले साइड में कॉन्का होता है, अंडुलेशन होती है, दैट इज कॉल्ड एज सुपीरियर नेजल कॉन्का। आई हैव राइट डाउन हियर SNC। और इसके मिडल वाले रीजन पे जो वाला कॉन्का होता है दैट इज कॉल्ड एज मिडल नेजल कॉन्का। आई होप यू हैव गॉट दिस पॉइंट। जो आपके नेजल पैसेजेस होते हैं, उन नेजल पैसेजेस के इंटीरियर साइड में स्पेशल अंडुलेशंस होती है, not the smooth but undulations. This is the undulation and this one is the smooth. Had it been smooth, it would have been occupying this very surface area, but when this undulation is made, तो ये एक चेम्बर सा अंदर बन गया, ठीक है। These special chamber like structures are called as nasal concha, and we have 3 important forms of the nasal concha. Number 1 is superior nasal concha, next is middle nasal concha अगर ऊपर से नीचे की ओर हम आएंगे, and then there is inferior nasal concha. Superior, middle and inferior nasal concha are the 3 important undulated structure like regions present in the nasal passages of our internal nostrils, ठीक है। तो इसके बाद जब हम स्फिनोइड साइनस जो होता है इसके थोड़ा नीचे आते हैं तो हमें जो स्टेशन कनाल यहाँ पे होती है उसका ट्यूब देखने को मिलेगा। तो यहाँ से अगर हम इंटरनली थोड़ा देखेंगे तो यहाँ पे वी विल फाइंड स्टेशन, मैं स्टेशन ट्यूब या अपर्चर यहाँ पे लिखता हूँ, अपर्चर। वी कैन आल्सो फाइंड दैट हियर, जो यहाँ पे मौजूद होता है, ठीक है। एंड आफ्टर दैट जो स्टेशन ट्यूब होता है, ठीक है, स्टेशन ट्यूब टुवर्ड्स द इंटीरियर साइड वी कैन फाउंड द लोअर मोस्ट रीजन पे हम जब जाते हैं, द लोअर मोस्ट यहाँ पे इस वाले में these are the vertebrae. Okay, these are the different regions of the neck that concludes the skin, that concludes the dermis, epidermis, etc. We need not to discuss that. We have to discuss just the primary respiratory structures of the human respiratory system. ठीक है। तो जैसे ही ये nasal passages, when we will go through the nasal passages, when we will go through the different nasal chambers, ठीक है, then these nasal passages they finally will empty themselves into the pharynx, and you know pharynx is divided into oropharynx, nasopharynx or the laryngopharynx, and at the laryngeal region of the pharynx we have epiglottis to cover the windpipe at the time of inculcation of the food into the esophagus. So this is the food pipe and this is the windpipe. So these are the primary structures of human respiratory system. We have to discuss them in detail in the coming part of our lecture. And then once we reach at
द लैरेंजियल रीजन, एट द लैरिंक्स। देखो जो लैरिंक्स होता है वो ह्यूमन मेल्स में और फीमेल्स में बिफोर प्यूबरिटी ऑलमोस्ट कॉमन होता है, दैट इज ऑलमोस्ट कॉमन। बट वंस ह्यूमन मेल अटेन्स द प्यूबरिटी, तो जो हमारा लैरिंक्स होता है वो एक स्पेसिफिक साउंड बॉक्स ये जो होता है की शक्ल इख्तियार कर लेता है और वो थोड़ा मॉडिफाई हो जाता है, सो दैट जो मेल्स होते हैं उनकी वॉइस थोड़ी हैवी हो जाती है। तो जो ह्यूमन मेल्स के अंदर जो साउंड बॉक्स होता है या जो लैरिंक्स होता है जहाँ पे वोकल कॉर्ड्स होते हैं, ठीक है, तो वो इन कंपैरिजन टू द फीमेल्स थोड़ा डिफरेंट होता है और थोड़ा मॉडिफाइड होता है और थोड़ा बल्जिड होता है। तो उस टाइम में उस बल्जिड लाइक साउंड बॉक्स या लैरिंक्स को हम एक स्पेसिफिक नेम देते हैं, क्या, एडम्स एप्पल। सो इन मेल्स द साउंड बॉक्स इज प्रोमिनेंट after they have attained the puberty, and that prominent form of the larynx is called as Adam's apple in human males। and जो larynx होता है, ठीक है, उस larynx में different structures होते हैं और उस larynx के अंदर जो पहला structure होता है that is called the glottis। उसके बाद जो उसका next structure होता है, ठीक है, तो उन structures में include होते हैं different cartilages of our larynx। So the first region of our larynx is called as glottis, which we will find almost here। This is glottis. Glottis is just an opening to your larynx, and over this glottis you have what? You have epiglottis। and once we will take this larynx or this sound box and we will modify it and we will make a diagram of it, we will find this structure in this very form। and the different structures which are present in our larynx will be described here। तो diagrammatically जो हमारा larynx होता है इसमें कुछ ये वाले structures हमें देखने को मिलते हैं। तो जो अपर वाला रीजन होता है, दिस वेरी रीजन, here you will find this, that is epiglottis। ठीक है, और एपिग्लोटिस के नीचे जो ये बोनी स्ट्रक्चर आप देख रहे हो, दिस इज कॉल्ड द हायोइड बोन। ठीक है, below this hyoid bone we have another membranous structure what is known as ये जो थायरोहायोइड बोन होती है, ठीक है, उसकी जो ऊपर मेम्ब्रेन होती है, देन वी कैन फाइंड दैट मेम्ब्रेन। सो दिस वेरी मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर इज नोन एज थायरोहायोइड मेम्ब्रेन। इट इज थायरोहायोइड मेम्ब्रेन। ठीक है, थायरोहायोइड मेम्ब्रेन के नीचे उसके मिडल वाले रीजन में हमें एक लिगामेंट देखने को मिलेगा, व्हाट इज नोन एज थायरोहायोइड लिगामेंट। दिस वन इज अ लिगामेंट व्हाट इज नोन एज थायरोहायोइड ligament। After this ligament, we will find the main cartilage associated with this thyroid region, what is known as thyroid cartilage। यहाँ पे ये thyroid cartilage है। ठीक है, जो थायराइड कार्टिलेज है, ठीक है, थायराइड लिगामेंट के बाद में जो हमें देखने को मिली, उसके बाद उसका जो इंटीरियर रीजन है, उस इंटीरियर रीजन में जो ट्रैक्ट होती है, ठीक है, दैट इज द ट्रैकिया। और ट्रैकिया के मिडल पे जो हाफ रिंग्ड स्ट्रक्चर्स होते हैं वो कार्टिलेजिनस रिंग्स होते हैं। ठीक है, these are different
कार्टिलेजिनस रिंग्स। ठीक है, अब ये जो थायरोहाइड लिगामेंट होता है या थायरोहाइड मेम्ब्रेन होती है, व्हाई सच names are, or thyroid cartilage होती है, why they are associated, why these names are associated with this very name, that is the thyroid. Actually in this region there is presence of a very important gland, what is known as thyroid gland. Thyroid gland. So these are a few remarkable descriptive regions of our लैरिंक्स। ठीक है, तो इस लैरिंक्स को हम जब थॉरो डिस्कशन में लेते हैं तो वी कैन फाइंड दैट दिस लैरिंक्स कंसिस्ट्स ऑफ डिफरेंट स्ट्रक्चर्स। देखो, हमने देखा जो लैरिंक्स होता है उसकी जो ओपनिंग होती है दैट इज द ग्लॉटिस। ठीक है, और उस ग्लॉटिस के अलावा फर्स्ट वी हैव फाउंड दैट देयर इज ग्लॉटिस, एंड देन आफ्टर दैट ग्लॉटिस वी हैव 9 cartilages associated with what? Associated with your larynx. ठीक है, जो 9 cartilages होती हैं उनमें 3 cartilages paired होती है और 3 single होती है। 3 paired means 6 and 3 single means 6 plus 3 that is 9। तो उसमें से जो पहली cartilage होती है that is the first one is epiglottis. This is the first one। ठीक है, जो एपिग्लॉटिस पहली कार्टिलेज होती है आपके लैरिंक्स की। ठीक है, तो इसका जो मेन काम होता है, ठीक है, इट इज प्रोजेक्टेड इनटू द फेरिंक्स। ठीक है, इट इज मेड अप ऑफ, इट इज जस्ट एन इलास्टिक कार्टिलेज। ये जो इलास्टिक कार्टिलेज होती है इसका काम होता है कि इसको क्लोज ग्लॉटिस को करना होता है एट द टाइम ऑफ एंट्री ऑफ द फूड इनटू द फूड पाइप। द फंक्शन ऑफ एपिग्लॉटिस इज टू कवर द ग्लॉटिस, ठीक है, एट द टाइम ऑफ एंट्री ऑफ द फूड इनटू द फूड पाइप। ठीक है, इसका काम होता है कि ये आपके लैरिंक्स की कैनाल को कवर करे सो दैट कोई फूड आइटम आपके लैरिंक्स में एंटर ना हो। ठीक है, और उसके बाद जो नेक्स्ट कार्टिलेज है दैट इज कॉल्ड एज थायराइड कार्टिलेज। ठीक है, जो थायराइड कार्टिलेज होती है दिस इज द लार्जेस्ट कार्टिलेज ऑफ योर लैरिंक्स। द नेक्स्ट वन इज thyroid cartilage, and this one is your largest cartilage of your larynx। जो थायराइड कार्टिलेज होती है, ठीक है, ये थोड़ी बहुत वी शेप्ड होती है, इट इज जस्ट लाइक दिस। इसकी जो वी शेप होती है तो वी शेप के होने से यहाँ पे इसका एक इंटरनल डिप्रेशन होता है विच इज कॉल्ड द सुपीरियर नॉच। वी शेप्ड स्ट्रक्चर में जो इसका एक डिप्रेशन होता है, ठीक है, दैट डिप्रेशन इज यूजुअली कॉल्ड एज द थायराइड नॉच और द सुपीरियर थायराइड नॉच। ठीक है, और ये जो थायराइड कार्टिलेज होती है इसका ये जो सबक्यूटेनियस प्रोजेक्शन होती है इसका काम होता है कि ये सबक्यूटेनियस प्रोजेक्शन के साथ लैरिंजियल प्रोमिनेंस जो होती है या एडम्स एप्पल जो होता है, ठीक है, उसको बनाए। क्योंकि जो लैरेंजियल प्रोमिनेंस होता है या एडम्स एप्पल जो होता है वो उसको बनाने में इन ह्यूमन मेल ये जो थायराइड कार्टिलेज होती है इसका मेन कंट्रीब्यूशन होता है। फिर यहाँ पे आउटवर्ड प्रोजेक्शन भी निकल आती है, दैट इज जस्ट द ओवर फॉर्मेशन ऑफ द थायराइड कार्टिलेज। ये जो थायराइड कार्टिलेज होती है इट इज मेड अबाउ हाइलाइन कार्टिलेज। ठीक है, जो एपिग्लॉटिस होता है दैट इज मेड अप ऑफ द इलास्टिक कार्टिलेज बट इट इज मेड अप ऑफ हाइलाइन कार्टिलेज। यू नो देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ द कार्टिलेज। इट इज मेड अप ऑफ इलास्टिक कार्टिलेज and this one is made up of hyaline cartilage। ठीक है, उसके बाद थोड़ा आगे जाते हैं तो जो थायराइड कार्टिलेज होती है उसके बाद जो नेक्स्ट कार्टिलेज होती है दैट इज कॉल्ड क्रिकॉइड कार्टिलेज। ठीक है, जो क्रिकॉइड कार्टिलेज होती है ये थायराइड कार्टिलेज के थोड़ा नीचे होती है। ठीक है, इट इज आल्सो मेड अप ऑफ दिस हाइलाइन कार्टिलेज। सो द नेक्स्ट वन इज क्रिकॉइड कार्टिलेज। ठीक है, इट इज आल्सो मेड अप ऑफ हाइलाइन कार्टिलेज। तो क्रिकॉइड कार्टिलेज के बाद जो नेक्स्ट कार्टिलेज होती है दैट वेरी कार्टिलेज इज कॉल्ड एज आर्टेनॉइड कार्टिलेज। ठीक है,
ये जो आर्टिनेट कार्टिलेज होती है इट इज प्रेजेंट इन पेयर, ठीक है, ये एक्चुअली दो होती हैं। तो ये लैरिंक्स के बैक साइड में होती है, टुवर्ड्स द बैक साइड। इट इज अगेन दिस हाइलाइन कार्टिलेज। सो वी विल राइट डाउन हियर दैट द नेक्स्ट पेयर्ड कार्टिलेज इज आर्टिनोइड कार्टिलेज। लेट्स राइट डाउन हियर आर्टिनोइड cartilage। Artinoid cartilage, but you will remember here it forms the back side of the larynx and it is again hyaline cartilage, and I have made it like this in order to mention that it is our paired laryngeal cartilage, ठीक है। और ये hyaline cartilage होती है। इसके जो एपिकल पार्ट्स होते हैं, जो इस साइड का और उस साइड का, जो इसके एपिकल पार्ट्स होते हैं, एंड वाले पार्ट्स होते हैं, उनमें इलास्टिसिटी होती है, एंड एज सच जब उनकी कंपोजिशन को देखते हैं तो वो वाले रीजन्स दे आर मेड अप ऑफ द इलास्टिक कार्टिलेज, ठीक है। तो यहाँ पे याद रखो कि जो इसके एपिकल रीजन्स होते हैं वो इलास्टिक कार्टिलेज से बने हुए होते हैं, ठीक है। तो उसके बाद जो नेक्स्ट कार्टिलेज होती है दैट इज कॉल्ड एज कॉर्निकुलेट कार्टिलेज और कार्टिलेज ऑफ सेंटोरिनी, कॉर्निकुलेट कार्टिलेज। नेक्स्ट वन इज कॉर्निकुलेट कार्टिलेज और कार्टिलेज ऑफ सेंटोरिनी। ठीक है, जो कॉर्निकुलेट कार्टिलेज होती है या सेंटोरिनी कार्टिलेज के नाम से भी ये जानी जाती है, दे आर अगेन प्रेजेंट इन पेयर्ड फॉर्म्स, ठीक है, ये भी पेयर्ड फॉर्म्स में होती है। तो ये इलास्टिक कार्टिलेजेस होती हैं, लेकिन जो इनके एंडस होते हैं वो आर्टिनाइडस होते हैं, ठीक है। दीज आर पेयर्ड, दिस थिंग हियर मेंशन्स द पेयर्ड फॉर्म्स ऑफ द कार्टिलेज, ठीक है। तो जैसे कि हमने कहा जो कॉर्टिनाइड कार्टिलेज होती है इट इज also known as और these are also known as cartilages of Santorini, ठीक है। जो सेंटोरिनी कार्टिलेजेस होते हैं उनका नंबर 2 होता है, ठीक है। तो ये अपर रीजन में लोकेट होते हैं, दे आर लोकेटेड इन द ये जो अपर एंडस होते हैं आर्टिनाइड कार्टिलेज के, ठीक है, तो वहाँ पे मौजूद होते हैं। बट सो फार एज देयर टाइपिफिकेशन इज कंसर्न्ड दे आर इलास्टिक कार्टिलेजेस, दे आर इलास्टिक कार्टिलेजेस। तो कॉर्निकुलेट कार्टिलेज के बाद में जो नेक्स्ट कार्टिलेज होती है, ठीक है, जो पेयर्ड फॉर्म में होती है, दे आर नोन एज क्यूनिफॉर्म कार्टिलेजेस, दे आर नोन एज क्यूनिफॉर्म कार्टिलेजेस। एंड क्यूनिफॉर्म कार्टिलेजेस आर अगेन प्रेजेंट इन पेयर्स। हाँ, इनका साइज छोटा होता है, दे आर वेरी स्मॉल, दे आर रॉड लाइक, और ये इलास्टिक कार्टिलेज से बने हुए होते हैं, ठीक है। एंड दे कनेक्ट टू द एपिग्लोटिस टू द आर्टिनाइड कार्टिलेज। इनका काम होता है कि ये आपके एपिग्लोटिस को आर्टिनाइड कार्टिलेज के साथ मिलाते हैं। इफ दिस इज एपिग्लोटिस, दिस इज आर्टिनाइड कार्टिलेज, ठीक है। आर्टिनाइड कार्टिलेज के बैक वाले साइड में ये होते हैं और उसके बाद यूनिफॉर्म कार्टिलेज होती है, ये पेयर्ड फॉर्म में होती है, रॉड लाइक होते हैं, बहुत स्मॉल होते हैं। इनका काम होता है कि ये एपिग्लोटिस को आपके आर्टिनाइड्स के साथ कनेक्ट कर ले। तो कितनी आएंगे 1 2 3 4 and 5 6 and 7 8 and 9 because artinides are present in pairs, corniculate cartilages or cartilages of Santorini are present in pairs and cuneiform cartilages are present in pairs. ये दो होती हैं, ये दो होती हैं और ये दो होती हैं. However, cricoid, thyroid and epiglottis, these three are present singly. But among all these 9 cartilages, the largest among them is the thyroid cartilage. ठीक है, तो ये 9 cartilages होती हैं which are associated with your laryngeal region of your respiratory tract. Next region होता है आपके larynx में. That very region consists of the main structure that is the hyoid bone. ठीक है, this is your hyoid bone. ठीक है, तो
जो हायोइड बोन होती है, आप एक चीज को यहां पे याद रखोगे, इट इज कंसिडर्ड एज ए बोन ऑफ स्कल इन द एम्ब्रियोलॉजिकल स्टेज। जो हायोइड बोन होती है, इट लाइज जस्ट अबव द लैरिंक्स, ठीक है। जो लैरिंक्स होता है उसके जस्ट ऊपर वाले रीजन पे, एपिग्लॉटिस के नीचे, ठीक है, और लैरिंक्स के ऊपर से ये हायोइड बोन मौजूद होती है। तो हायोइड बोन के साथ ये फैक्ट इन्वॉल्व है दैट इट इज कंसिडर्ड एज ए बोन ऑफ स्कल इन सो फार एज द एम्ब्रियोलॉजिकल कंसिडरेशन इज कंसर्न, ठीक है। तो जो हायोइड बोन होती है, दिस फॉर्म्स द नेक्स्ट स्ट्रक्चर, और हायोइड बोन के बाद आपने देखा जो थायरोहायोइड मेम्ब्रेन होती है वो नेक्स्ट स्ट्रक्चर बनाती है, थायरोहायोइड मेम्ब्रेन। तो ये थायराइड कार्टिलेज के बिलो होती है थोड़ी बहुत, ठीक है। जो थायराइड कार्टिलेज होती है उस कार्टिलेज के थोड़ा लोअर मोस्ट रीजन पे ये वाली मेम्ब्रेन मौजूद होती है। एंड आफ्टर दैट वी हैव फाउंड दैट देयर इज लिगामेंट एट द मसल्स, एंड द लिगामेंट एट द मसल्स इंक्लूड द लैरेंजियल लिगामेंट्स एंड देयर एसोसिएटेड मसल्स, ठीक है। जो लैरेंजियल लिगामेंट होते हैं, लैरेंजियल लिगामेंट्स आर मोस्टली called as thyrohyoid ligaments, and these ligaments are oftenly called as the laryngeal ligaments। तो इनका जो मेन काम होता है एट द टाइम ऑफ द मूवमेंट विच इज बीइंग एग्जिबिटेड बाय द लैरिंक्स, तो उसमें ये मसल्स जो एसोसिएटेड मसल्स होते हैं और जो ये लिगामेंट होता है वो अपना अहम रोल प्ले कर लेते हैं, ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट स्ट्रक्चर होता है आपके लैरिंक्स के अंदर, दैट इज प्रेजेंस ऑफ वोकल कॉर्ड्स। सी, इफ this is the larynx, and here in your larynx there will be presence of two pairs of vocal cords. These are called, यहाँ पे मैंने थायरोहायोइड लिगामेंट लिखा और लैरेंजियल लिगामेंट्स, ठीक है, और इसके साथ एसोसिएटेड मसल्स, मसल फाइबर्स, ठीक है। देन प्रेजेंस ऑफ वोकल कॉर्ड्स। जो हमारे अंदर वोकल कॉर्ड्स होते हैं दे आर एक्चुअली टू पेयर्स, ठीक है। एक पेयर अपर होता है, दूसरा पेयर लोअर होता है। वन पेयर ऑफ वोकल कॉर्ड इज अपर, अनदर पेयर ऑफ वोकल कॉर्ड्स आर प्रेजेंट इन द लोअर रीजन। आउट ऑफ द टू पेयर्स ऑफ द वोकल कॉर्ड्स, आपको ये याद रखना है जो अपर पेयर होता है दे आर एक्चुअली द फॉल्स वोकल कॉर्ड्स, दे आर नॉट ट्रूली इन्वॉल्व फॉर द प्रोडक्शन ऑफ द वॉइस, ठीक। तो यहां पे आप याद रखोगे जो अपर पेयर ऑफ वोकल कॉर्ड होता है दे आर कंसिडर्ड एज फॉल्स वोकल कॉर्ड्स। बड़ा सिंपल है। जो लोअर पेयर ऑफ वोकल कॉर्ड होता है दे आर मेनली इन्वॉल्व फॉर द प्रोडक्शन ऑफ द वॉइस। वॉइस कैसे प्रोड्यूस होती है आगे मैकेनिज्म ऑफ फोर प्रोसेस द रेस्पिरेशन में हम उसको पूरी तरह डिस्क्राइब करेंगे, लेकिन यहाँ पे आपने याद रखना है जो अपर पेयर ऑफ वोकल कॉर्ड्स होते हैं दे आर नॉट इन्वॉल्वड इन द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ द वॉइस। जो लोअर पेयर ऑफ द वोकल कॉर्ड होता है दे आर इन्वॉल्वड इन द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ द वॉइस। तो जो ये वोकल कॉर्ड्स होते हैं अपर वाले, आपने देखा कि वो ट्रू नहीं होते हैं, लेकिन जो लोअर वाले होते हैं दे आर कॉल्ड एज ट्रू वोकल कॉर्ड्स, ठीक है। तो जो मेल्स होते हैं उनके अंदर जो ये वोकल कॉर्ड्स होते हैं इन कंपैरिजन टू द फीमेल्स थोड़े डिफरेंट होते हैं। कैसे? एक तो मेल्स में ये लोअर वोकल कॉर्ड्स थोड़े लंबे होते हैं, ठीक है, और उनके बीच में जो डिस्टेंस होती है वो ज़्यादा होती है, सो दैट जब इन वोकल कॉर्ड्स के अंदर वाइब्रेशन होती है वो स्लो होती है, ठीक है। उनके अंदर जो मूवमेंट्स होते हैं वो स्लो होते हैं, और स्लोइंग मूवमेंट्स की वजह से जो साउंड वेव प्रोड्यूस हो जाती है उसके अंदर, उस साउंड वेव के अंदर उन मेल्स के लिए जो वहाँ पे वेव लेंथ होगी वो ज़्यादा होगी, एज ए रिजल्ट ऑफ विच मेल्स विल बी हैविंग लो पिच्ड वॉइस एंड दे विल बी हैविंग हैवी वॉइस। तो मेल्स के अंदर कंपेरेटिवली हैवी वॉइस होती है, लो पिच्ड वॉइस होती है। फीमेल्स के अंदर वोकल कॉर्ड्स कंपेरेटिवली छोटे होते हैं और उनके बीच में जो डिस्टेंस होती है वो कम होती है, सो दैट दे कैन प्रोड्यूस हाई पिच्ड वॉइस, ठीक है, क्योंकि उस वॉइस के अंदर, उस साउंड वेव के अंदर जो डिस्टेंस होती है, वेव लेंथ होती है वो बहुत कम होती है, सो दैट देयर इज इंक्रीज्ड फ्रीक्वेंसी, एज ए रिजल्ट ऑफ विच जो फीमेल्स होते हैं उनमें हाई पिच्ड वॉइस होती है, ठीक है, और जो मेल्स होते हैं उनमें लो पिच्ड वॉइस होती है, ठीक है। और ये जो वोकल कॉर्ड्स होते हैं, ठीक है, इन वोकल कॉर्ड्स के अंदर ये जो उनकी कंपोजिशन होती है
तो वो कुछ येलो इलास्टिक टिश्यूज से बने हुए होते हैं। दे आर मोस्टली फॉर्म्ड ऑफ द येलो इलास्टिक टिश्यू, लेकिन ये कोई नहीं कहेगा कि वोकल कॉर्ड्स कार्टिलेजेस होते हैं। वोकल कॉर्ड्स आर एक्चुअली जो इंटरनल म्यूकस मेम्ब्रेन होती है हमारे लैरिक्स के अंदर, उसी म्यूकस मेम्ब्रेन की ये प्रोजेक्शंस होते हैं। यू विल रिमेंबर हियर दे आर द इंटरनल mucoid membrane or mucous membrane special projections, membrane projections, they are not cartilages. ठीक है, ये प्रोजेक्शंस होते हैं म्यूकॉइड मेम्ब्रेन की प्रोजेक्शंस। और जो वोकल कॉर्ड्स होते हैं उनके बीच में एक गैप होती है, जिस गैप की वजह से ये कनेक्ट होती हैं विद द लैरिंजियोफैरिंक्स। अब ऊपर वाले रीजन में जो लैरिंजियोफैरिंक्स होता है, ठीक है, जो ऊपर लैरिंजियोफैरिंक्स होता है उसके साथ ये वोकल कॉर्ड्स कनेक्ट हो जाते हैं विद ए स्पेशल गैप, एंड दैट गैप इज कॉल्ड एज रिमा ग्लोटिस। दैट वेरी गैप is called as rima glottis. Rima glottis is a gap which is present in between the vocal cords, and it communicates the space between the vocal cords with the upper laryngopharyngeal region of this very tract. ये आप याद रखोगे, ठीक है। तो वॉइस की जो प्रोडक्शन होती है वो इन्हीं वोकल कॉर्ड्स की वजह से होती है। उसका जो डिटेल्ड मैकेनिज्म है उसको हम आगे आने वाले लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे। देन वी हैव नेक्स्ट रीजन व्हाट इज नोन एज ब्रोंकाई एंड ब्रांचेस। तो नेक्स्ट जो रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर है दे इंक्लूड द ब्रोंकाई एंड ब्रांचेस। देखो, दिस इंक्लूड्स, this is the lumen, ठीक है, I'll make use of red pen here, and this region, this is the trachea, ठीक है। पहले ट्रैकिया आएगी, उसके बाद प्राइमरी ब्रोंकस आएगा। After trachea, we will find the primary bronchus. Here you have primary bronchus, ठीक है। एंड आपने देखा यहाँ पे जो laryngeal cartilages होती है, our this trachea is also having these cartilages which protect us from choking. These are the rings of cartilages, ठीक है। तो उसके बाद we will also find secondary bronchus, secondary bronchus, ठीक है। secondary bronchus के बाद tertiary bronchus भी आएगा, ठीक है। this also includes the secondary bronchus, and after secondary bronchus we will find the tertiary bronchus. वेरी नाइस। टेरिशरी ब्रोंकस के बाद we will find from one side the tributary of the pulmonary veins. जो pulmonary veins होते हैं उनकी tributaries हमें देखने को मिलेगी। Tributary of pulmonary वेन्स, ठीक है। तो पल्मोनरी वेन्स की ट्राइब्यूटरीज होती है, यू कैन फाइंड देम इजीली, ठीक है।
उसके बाद we can also find the branches of pulmonary arteries as well. We can find the branches of pulmonary artery branches as well, and we can also find some bronchioles. These will constitute the bronchioles. ठीक है, उसके नीचे जब हम थोड़ा जाएंगे, then we will find the alveolar ducts and sacs or the air sacs. These are chest air sacs or alveoli. ठीक है, and these are alveolar ducts. ठीक, और जो alveolar ducts होते हैं, they get directly communicated with the alveolar sacs. ठीक है, और जो alveolar sacs के जो walls होते हैं, ठीक है, उनके central वाले region पे central passages होती हैं, which are just like this. Alveolar central passages, and this includes the alveolar wall. ठीक है, जो alveolar sac का wall होता है, it includes that wall of alveolar sac. ठीक है, और इस साइड में जब हम देखते हैं, we can find easily the capillary network around the air sacs. This is nothing but just the capillary network. आगे mechanism में हम ये describe करेंगे. Capillary network has the main role to play in the process of alveolar exchange of gases, alveolar exchange of CO2 and O2. ठीक है, तो ये मेन रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर्स होते हैं, ये एक्चुअली प्रेजेंट होते हैं विद इन आवर मेन रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स, दैट इज द लंग्स. दीज आर द लंग्स. तो हमारे अंदर जो डिफरेंट जो टू लंग्स होते हैं, these lungs have got their location in our thoracic cavity. जो हमारी thoracic cavity होती है, वहाँ पे हमारे जो मेन रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स है, दैट इज द लंग्स, वो मौजूद होते हैं. ठीक है, तो लंग्स को हमने डायग्रामेटिकली यहाँ पे रिप्रेजेंट किया हुआ है. आफ्टर द लैरिंक्स, लैरिंक्स ऊपर होता है, लैरिंक्स के बाद जो ट्रैकिया होता है, दैट इज हेयर, दिस इज द ट्रैकिया. ठीक है, आफ्टर ट्रैकिया वी हैव प्राइमरी ब्रोंकस हेयर. हेयर यू हैव प्राइमरी ब्रोंकस, इजंट इट? तो प्राइमरी ब्रोंकस के बाद जो सेकेंडरी ब्रोंकस होता है, देन सेकेंडरी ब्रोंकस के बाद जो टर्शियरी ब्रोंकस होता है, वो दैट विल बी प्रेजेंट इंटरनल टू आवर लंग्स. ठीक है, तो जो हमारे लंग्स होते हैं, जो हमारे लंग्स का राइट वाला साइड होता है, दिस इज द राइट रीजन. उस राइट रीजन में जो अपर वाला पोर्शन होता है, दिस वेरी रीजन, इट इज कॉल्ड एज सुपीरियर लोब. ये वाला लोब है हमारे लंग्स का सुपीरियर लोब ऑफ लंग. ठीक है, उसके बाद जो सुपीरियर लोब ऑफ लंग होता है, उसके नीचे और दो लोब्स होते हैं, एक मिडल वाला और एक इंफीरियर वाला. ठीक है, तो जो इंफीरियर लोब होता है, दैट इज प्रेजेंट टुवर्ड्स द डायफ्राम एंड दैट इज लोकेटेड हियर. दिस इज द इंफीरियर लोब of your lung, isn't it? And this one is middle lobe of your lung. देखो,
अब जो इंफीरियर लोब आपके लंग का है, सुपीरियर लोब आपके लंग का है या मिडल लोब आपके लंग का है, these lobes are actually demarcated with the help of special two types of the fissures. One fissure is here and another fissure is here. The uppermost fissure is known as the horizontal fissure. This is your horizontal fissure and the lower one is known as your oblique. This one is known as your oblique fissure. ठीक है, तो because of this horizontal fissure and oblique fissure, your right lung consists of three lobes, one larger and upper known as superior lobe, one middle lobe and the lower one as the inferior lobe. ठीक है, these are the different lobes of your right lung. So far as your left lung is concerned, there is presence of a single oblique fissure. See, here you can find presence of single यहाँ पे एक ही ओब्लिक फिशर है। जब एक ही ओब्लिक फिशर है तो आपके लेफ्ट लंग में दो रीजन सिर्फ होंगे, एक तो सुपीरियर लोब होगा और दूसरा इंफीरियर लोब होगा। सो दिस वन इज द सुपीरियर लोब ऑफ योर लंग एंड दिस वन इज द इंफीरियर लोब ऑफ योर लेफ्ट लंग। ठीक है, बिसाइड्स दैट जो आपके लंग्स होते हैं उनका जो अपर वाला रीजन होता है that forms that upper very region forms the apex of your lung and the lowermost region, the base, which is actually based on your diaphragm, is known as base of your lung. ऊपर वाला हिस्से को हम ऊपर वाले साइड को हम एपेक्स कहते हैं, लोअर वाली साइड को बेस कहते हैं। ठीक है, तो उसके बाद ये जो आपका पैराइटल प्लूरा होता है, ठीक है, ये जो कवरिंग होती है, this is parietal pleura। तो जो पैराइटल प्लूरा होता है उसके अंदर एक कैविटी होगी, जिस कैविटी के अंदर आपके लंग्स होते हैं, उस कैविटी को कहते हैं प्लूरल कैविटी। दिस वेरी कैविटी इज नोन एज प्लूरल cavity. This pleural cavity consists of fluid, what is known as pleural fluid. ठीक है, और उसके इंटरनल साइड में जो प्लूरा मौजूद होता है दैट इज कॉल्ड विसरल प्लूरा। दिस इंटरनल साइड is the visceral pleura. So in between parietal pleura and visceral pleura you have pleural cavity and you have pleural fluid, and lying within the pleural cavity are your lungs. So these are the different regions of your lungs, and both of your lungs are actually located over the diaphragm. So this is your diaphragm, and this notch like structure is known as कार्डियल नॉच। वाई इट इज हेयर, क्योंकि जो हमारा लेफ्ट साइड होता है वहां पे हार्ट होता है, उस हार्ट को एकोमोडेट करने के लिए यहाँ पे एक नॉच लाइक स्ट्रक्चर होता है हमारे लेफ्ट लंग के अंदर, जिसको कार्डियक नॉच कहते हैं। क्या ठीक है, और इन बिटवीन द टू लंग्स देयर इज प्रेजेंस ऑफ मेडिस्टिनम। This is mediastinum. So these are the different structures which are involved in the whole process of respiration in human beings. देखो आज हमने इन स्ट्रक्चर्स को थोड़ा थॉरोली
डिस्कस किया, लेकिन जो मेन मैकेनिज्म ऑपरेट होता है इनकी वजह से टू कंडक्ट द डिफरेंट प्रोसेसेस एसोसिएटेड विद द होल respiration, that include the breathing, that include the transportation of the gases in this region, that includes the formation of the voice in this region, that includes the exchange of gases in this region, that includes the movement is being conducted by the diaphragm, movement is being conducted by the these intercostal muscles or external or internal type of the costal muscles. तो उस मैकेनिज्म को हम आने वाले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो आज के लेक्चर में आपने देखा द ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम कंसिस्ट्स ऑफ द नॉस्ट्रिल्स, द नेजल पैसेजेस, द pharyngeal region, the laryngeal region, ठीक है, और the Adamsapple, then it consists of the trachea, it consists of the bronchus, it consists of primary bronchus, secondary bronchus, tertiary bronchus, bronchioles, tracheoles, it consists of these alveolar regions or the alveolar sacs, it consists of the main respiratory structures or the organs or these lungs which are present in the pleural cavity where there is presence of the pleural fluid, and it also consists of the diaphragm. And there is also involvement of some other structures like intercostal muscles, like the ribs, like the rib cage in the process of the respiration, which will be discussed in our coming lectures. Till then, stay blessed.